वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने साइंस में चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना पढ़ेंगे। इसका हिंदी अर्थ है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ठीक है, इस चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, डिटेक्टिंग चार्ज ऑन अ बॉडी, lightening a phenomenon of static electricity, earthquake, what causes an earthquake, tsunami, how is the intensity of an earthquake measured, protective measures for an earthquake. Now students, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने हेयर वॉश करने के बाद बालों के चटचटाने की आवाज़ सुनी है, क्रैकलिंग साउंड सुना है आपने ड्राई हेयर्स का। और इसके अलावा जो हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, स्वेटर वगैरह, तो उनमें से भी क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। सो तीखी सी आवाज़ निकलती है और उसमें से लाइट निकलती है साथ में। ठीक है। और इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि जो कॉम्ब है या स्वेटर है, स्वेटर वूल से बनता है, तो ये वूल है या कॉम्ब है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्यूमुलेट करते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस मिल जाते हैं और जब ये आपस में इन्हें रब किया जाता है, या जैसे कि कॉम्ब हमारे हेयर से रब्ड होता है और ये स्वेटर हमारे किसी दूसरी चीज़ से या हमारे बॉडी से अगर इसे रब करें, और ये क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इसके अलावा जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, आप उन्हें अगर हाथ से भी रब करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ ही जो है लाइट भी आपको दिखाई देती है। इसका एक ये रीज़न है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ पर। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी, हमने चैप्टर 14 में दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, स्टैटिक और करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली जो टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसका जो मोशन है वो स्टेशनरी होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है। और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें फ्लो ऑफ करंट यानी चार्जेस का जो फ्लो होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर होता है, और ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये वायर के थ्रू फ्लो करती है। ठीक है। और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है और ये फ्लो नहीं करती है। अब लगभग 600 BC की बात है ये। 600 BC में ये थेल्स नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर थे, एक मैथमेटिशियन भी थे ये, और इन्होंने एक एम्बर डिस्कवर किया था। इन्होंने एम्बर डिस्कवर नहीं किया था, इन्होंने एम्बर क्या होता है, एक जेम स्टोन होता है। ये जेम स्टोन होता है, जैसे कि पुखराज है, माणिक होता है, और ये सब जेम स्टोन होते हैं। तो एमराल्ड है और ये इनके नाम होते हैं, एम्बर है ये। और इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था, एम्बर को रब किया था उनकी घड़ी से। ठीक है। और उन्होंने देखा था कि ये जो एम्बर है उसने क्या किया था, फेदर्स को, कुछ पंखों को और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया था। अब इन 1600 AD में सर विलियम गिलबर्ट थे, जो कि इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक मिस्टीरियस अट्रैक्शन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड खोजा था, और इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने इस तरह से डिराइव किया था कि इलेक्ट्रा एंड ग्रीक वर्ड एम्बर। तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को नाम दिया था विलियम गिलबर्ट, इंग्लैंड। विलियम गिलबर्ट ने, जो कि इंग्लैंड से थे, और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रा वर्ड दिया है, और एम्बर क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। तो ये इंग्लिश वर्ड है इलेक्ट्रा, और एम्बर जो है ग्रीक वर्ड है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अभी जस्ट हमने समझा था, और हम जानते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो एटम्स से बनते हैं, छोटे छोटे एटम्स। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें हमारी इन नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। और इन्हें हम कब देख पाएंगे, ये जो एटम्स होते हैं इतने छोटे होते हैं
तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ये कैसे इनमें एक ठहराव पाया जाता है। ये जो है एक एटम दूसरे एटम्स के साथ जुड़ता है और मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। अब एटम्स जो है ये एटम्स बनते किससे हैं, ये इतने छोटे होते हैं, ये बनते किससे हैं। सपोज ये एक एटम का ये ऑर्बिट है, एक हम बोल सकते हैं ऑर्बिट इन क्या होता है, क्लास होती है एक, इसको हिंदी में कक्ष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एटम्स जो है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसे मैंने आपको डॉट से रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है। इसका जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस पर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस पे ही न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन्स पाए जाते हैं तो P लिख दिया है और यहाँ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं यहाँ पर, तो इसे मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो ऑर्बिट पर फ्रीली मूव करते हैं। ये ऑर्बिट एक शेल भी बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और शेल। यहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप देख सकते हैं कि एटम्स जो होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास या जिनसे हम घिरे हुए हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब ये एटम जो होते हैं इनका एक ऑर्बिट होता है और ये ऑर्बिट जो है, इस ऑर्बिट के सेंट्रल पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं और इस सेंट्रल पार्ट पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स यहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स यहाँ पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स में कोई नेट चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये तीनों क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम है प्रोटॉन, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऑर्बिट यानी शेल पर रहते हैं, मूव करते हैं फ्रीली, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट हैज़ नो नेट चार्ज, इट हैज़ नो नेट चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि किसी भी जो ये चार्ज है, आपको किसी भी आइटम के जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इसमें क्या होता है कि जब भी किसी दो बॉडी को या ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो दूसरी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। और ये पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और जैसे ही हम हमारे ड्राई हेयर को कॉम्ब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हेयर से वो सेपरेट हो जाते हैं और इसमें क्या होता है कि जो हमारे हेयर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और उनमें ज़्यादा प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरिजन में। अब इलेक्ट्रॉन्स को हम अगर रब करते हैं, जैसे कॉम्ब में होते हैं, तो कॉम्ब को हम जैसे ही रब करके हमारे बालों से हटाते हैं तो उनको नेगेटिवली चार्ज मिल जाता है और इसलिए जो हमारे हेयर है वो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ हम सभी ने करी है टू टेस्ट वेदर स्केल कैन बी चार्ज और नॉट। तो स्केल है, जिस तरह से कॉम्ब चार्ज पार्टिकल्स को गेन करता है उसी तरह से ये जो स्केल है वो भी चार्ज पार्टिकल्स को गेन करता है। अगर हम हमारे बालों को कॉम्ब की जगह स्केल रब करें हमारे बालों में और ये छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर आपको दिख रहे हैं, इससे क्या करेंगे, इससे हम अट्रैक्ट करने की, इसके पास लेके आने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम इसको इसके पास ले जाएंगे, ये जो पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हैं ये स्केल से अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बीट्स ऑफ पेपर है, पेपर के टुकड़े हैं, वो स्केल से अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर से हमने हेयर पे से रब करा है और इससे क्या होगा, इसे चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये इससे चिपक जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो अगर
इस स्केल को हम रब करें किसी वुलन क्लॉथ और हमारे बालों पर, तो क्या होता है, इसे चार्ज मिल जाता है और ये अट्रैक्ट हो जाता है ये अनचार्ज बीड्स से। तो ये बीड्स जो है पेपर के टुकड़े क्या होते हैं, पेपर इंसुलेटर होता है और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर जो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ है उसे 2 ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लिया है, उसे टेबल पर रखा है और न्यूज़पेपर से हम क्या करेंगे, इसे रब करेंगे। ठीक है ना, न्यूज़पेपर से दोनों को रब करा और फिर दोनों को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि जो दोनों स्ट्रॉज हैं वो रिपल करेंगे। रिपल मतलब एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होंगे, जिस तरह से पेपर के पीस अट्रैक्ट हुए थे, तो ये क्या होंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, टच नहीं होंगे बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो है दोनों स्ट्रॉ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हम क्या कहें, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल चार्जेस हैं दोनों के। दोनों में या तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है या दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए ये रेपल कर रहा है। चार्ज का मैंने आपको बताया था इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये रिपल करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपल करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में बताया है टू शो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसे हम एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। अब दो हमने यहाँ पे क्या किया है, ग्लास रोड ली है, एक ग्लास रोड है और इसमें हम क्या करना है, हमें इसे रब करना है सिल्क क्लॉथ की हेल्प से। और इसके पास हमें क्या करना है, फिर प्लास्टिक की रोड ले जाना है। ये एक ग्लास की रोड है, इसके पास हम इसको पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से इस पर सिल्क क्लॉथ से इसे रब कर लेंगे और प्लास्टिक की रोड पास में ले जाएंगे। आप देखेंगे कि स्ट्रॉ इससे अट्रैक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सिल्क क्लॉथ था उससे इसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे और ये जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये प्लास्टिक की जो रॉड है वो ग्लास की रॉड से चिपक जाएगी। प्लास्टिक की स्ट्रॉ ग्लास की रॉड से अट्रैक्ट हो जाएगी। तो प्रीवियस पेज से हमने क्या समझा है कि बॉडी को चार्ज कब मिलेगा, जब एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी पर रब करेंगे, एक दूसरे की कांटेक्ट में आएगी, रब करेंगे तो चार्ज मिलता है उन्हें। ठीक है, और जो चार्ज्ड बॉडी होती है वो एक अनचार्ज बॉडी से अट्रैक्ट होती है। और तीसरा पॉइंट क्या हमने समझा है कि लाइक चार्जेस रिपल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, नाउ डिटेक्टिंग चार्ज ऑन बॉडी। बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लाया जाता है जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। और इस इलेक्ट्रोस्कोप का जो यूज़ है लेबोरेटरीज़ वगैरह में किया जाता है। और ये एक गोल्ड की पत्ती जैसे स्कोप होते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप्स होते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये बॉटल में दिया गया गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखो ये पत्ती के आकार की 2 पत्तियाँ होती हैं, गोल्ड के सोने के कलर की 2 पत्तियाँ होती हैं, इस तरह से ऐसी जुड़ी होती हैं। दोनों के बीच में एक मेटल की रॉड लगी होती है और ये मेटल लीड होती है। और ये बेल जार आपको दिख रहा है, इस जार के अंदर यहाँ पर रबर स्टॉपर लगा हुआ है। रबर स्टॉपर के बीच में से ये रॉड निकली हुई है, मेटल की लीड लगी हुई है, यहाँ लकड़ी के बेस पर इसे रख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप दिया गया है, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पर गोल्ड की लीफ यहाँ होती है, ये मेटल की रॉड है या मेटल की लीड है और यह प्लास्टिक की स्ट्रॉ इसके पास ले जाया जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ही मेटल की लीड को जो कि इलेक्ट्रोस्कोप में दी गई है, और तो मेटल की इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ उसके पास लेके आते हैं, इस तरह से जैसा कि इसमें बताया गया है। तो जो गोल्ड लीव्स होती हैं, ये हम जानते हैं कि मेटल क्या होती हैं, गोल्ड लीव्स क्या है, मेटल है तो मेटल इसका अच्छा कंडक्टर होती है। और ये रीज़न है कि दोनों जो गोल्ड लीव्स होती हैं इनको ये सेम चार्ज को एक्वायर करती हैं और इस वजह से क्या होता है, रिपल्शन होता है और ये प्लास्टिक स्ट्रॉ इससे अट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, और इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हम गोल्ड लीफ की जगह हम यहाँ पर एल्यूमिनियम कॉइल ले सकते हैं और प्लास्टिक का जार ले सकते हैं। ये वहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम जो रबर स्टॉपर लगा है उसकी जगह पर कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक मेटल है और मेटल क्या होती हैं, गोल्ड भी एक मेटल है, ये मेटल अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। नाउ
लाइटनिंग अ फिनोमेनन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली कड़कती है इसका क्या प्रिंसिपल है। तो ये जो है हमने बिजली जब तूफ़ान आता है, बारिश होती है खूब तेज़, तो थंडर स्टॉर्म के टाइम हमने क्या देखा है, बिजली को कड़कते हुए देखा, और इसमें क्या होती है, एक चिंगारी निकलती है आकाश में। और ये लाइटनिंग कब ओकर होती है, ये जो है जब इलेक्ट्रिक चार्जेस एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड और ग्राउंड में फ्लो करते हैं तो लाइटनिंग हमें दिखाई देती है, लाइटनिंग। और ये अभी तक क्लियर नहीं है कि जो ये क्लाउड्स हैं ये चार्ज होते हैं, हाउ ये जो चार्ज हैं ये क्लाउड्स कैसे चार्ज होते हैं। और लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जो पानी की हैवी ड्रॉपलेट्स होती हैं जब वो लोअर पोर्शन में होती हैं क्लाउड के, तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, और जो पानी की हल्की बूंदें होती हैं ये बादल के ऊपर पार्ट में होती है, इनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। और ये दो क्लाउड जब यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले जो बादल हैं एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्या होता है, चार्ज फ्लो होते हैं हवा में, हवा के माध्यम से, और हवा एक मीडियम बनता है यहाँ पे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि एयर जो चार्जेस को कंडक्ट कर रहा है, बट एयर तो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की। इसका आंसर ये है कि जितने ज़्यादा चार्ज बिल्डअप होते हैं वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में एयर के थ्रू पास होते हैं, और ये एयर की जो हम बोल सकते हैं तरंगे होती हैं या जो उनके माध्यम से ये ट्रैवल करता है। और इस वजह से क्या होता है कि एयर जो है हीटअप होती है, और ये एयर को हीटअप कर देते हैं, और इस वजह से क्या होता है, एक फ्लैश लाइट निकलती है, स्पार्क निकलता है, जिसे हमने देखा है। और इससे क्या होता है, एयर का एक्सपेंशन यानी विस्तार होता है, और हीट प्रोड्यूस होती है, और बिजली कड़कड़ाती है, ठीक है, लाउड थंडर प्रोड्यूस होता है। अब ये जो चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है या बादलों के बीच में और बिल्डिंगों के बीच में, इससे क्या होता है, या पेड़ों में या ग्राउंड पर, इससे क्या होता है, ग्रेड डैमेज भी हो सकता है, होता है। अगर बिजली कहीं गिरती है तो विनाश होता है। और प्रिकॉशंस ड्यूरिंग लाइटनिंग के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो इसमें क्या है, हमें डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ ट्री और अ टॉल स्ट्रक्चर एज अ लाइटनिंग इज़ मोर लाइकली टू स्ट्राइक। तो हमें किसी पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना है, किसी ऊंची इमारत के पास हमें खड़े नहीं होना है, क्योंकि लाइटनिंग क्या करती है, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्राइक करती है, इसी पर ही पड़ती है, ठीक है। और हमें घर के अंदर रहना चाहिए, और कार के अंदर अपना शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए, और बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर हम कभी निकल रहे हैं, बारिश हो रही, तो ऐसा अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए जिसमें ऊपर मेटल की एक कैप दी हुई रहती है। तो मेटल की कैप में जैसे अगर कभी बिजली कड़कड़ाती भी तो मेटल उसे पॉजिटिव चार्ज दे देती है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो बिजली है उस पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाती है, तो ये हमें ये हार्म नहीं कर पाती है। और जो लो लाइंग सरफेस होती है वहाँ पर हमें छुप जाना चाहिए, ये सेफ़र होती है, बहुत ही सेफ्टी, हमारी सेफ्टी के लिए अच्छे होते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर्स आप देख सकते हैं, बिल्डिंग का यहाँ पे फिगर दिया गया है, और ऊपर बादल है, बिजली कड़कड़ा रही है, और यहाँ पर ये बिल्डिंग है, और इसे यहाँ पर एक लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ है। ऊपर के जो ये 3 स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह से ये स्पाइक्स लगे हुए हैं। और ये लाइटनिंग कंडक्टर होता क्या है, लाइटनिंग कंडक्टर इज़ अ सिंपल अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। तो ये बिल्डिंगों में इसलिए लगाया जाता है, ऊंची इमारतों में, ताकि जो लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, तूफ़ान आते हैं, तो उससे क्या करें हम, इससे इमारत जो है वो इसका डिस्ट्रक्शन ना हो, इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर प्रोवाइड किया जाता है। ये मेटल का बना हुआ होता है, ये कॉपर मेटल का बना होता है, इसमें थिक स्ट्रिप्स लगी होती हैं, और स्पाइक्स दिए रहते हैं ऊपर की ओर, 3 स्पाइक्स ये मेटल्स के हैं, आप देखोगे। और ये कहाँ लगी होती है, बाहर की दीवार पर लगी होती है, ये अंडरग्राउंड एक पतली सी कॉपर की स्ट्रिप यहाँ से जा रही है, और ये ज़मीन तक जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जैसे बिजली कड़कती है तो यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस आते हैं, और अर्थ पर होते हैं पॉजिटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्ज क्या आते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज जो है उन पर मूव करने लग जाते हैं, और ये बिजली ऊपर ही रह जाती है, और इस तरह से बिल्डिंग को हम भी नहीं कर पाती है। अब गुजरात में अर्थक्वेक आया था 2001 में,
और जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था, जन धन हानि हुई थी इससे। और ये भुज के एपी सेंटर में इसका लोकेशन है और 7.9 इसकी स्पीड थी, रिचर स्केल पर मेज़र की गई। और इससे क्या हुआ, 30,000 लोग मरे थे और 55,000 लोग जो हैं इंजर्ड थे, घायल हुए थे। और करीबन जो लाखों करोड़ों लोग थे वो बेघर हो गए थे। ठीक है, अब बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 एंड 1719 इनका जो है ये टाइमिंग है, इनका जीवन काल था। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ये टर्म्स की खोज की थी। ये टर्म्स का जो क्रेडिट है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही जाता है। इन्होंने इसमें बैटरी है, चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, कंडक्टर और कंडेंसर, इनकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, नाउ अर्थक्वेक क्या होता है? तो ये अर्थक्वेक कब होता है? जब ज़मीन में जो है झटके आते हैं अर्थ के ग्राउंड में। जब ये अर्थ का जो ग्राउंड है ये हिलता कब है? जब इसमें भूकंप के झटके आते हैं। झटके आना, ट्रिमर्स का मतलब होता है झटके आना। और ये पावरफुल भी होते हैं और वीक भी होते हैं, कमज़ोर भी होते हैं। बट ये क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अर्थक्वेक एक बहुत भयानक और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति के पास अपनी प्रॉपर्टी को और ख़ुद को सेव करने का समय नहीं होता है और इसका जो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें एवरी 30 सेकेंड में, तो अर्थ क्या है, धीरे धीरे हिलती है। ठीक है, और ये जो झटके होते हैं ये कम होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। और ये जो रिकॉर्ड किया जाता है सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स से रिकॉर्ड किया जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट्स जो है प्रतिवर्ष जितने झटके आते हैं उन्हें नोटिस करते हैं। और ज़्यादा यानी स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक्स की वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी उसका नुकसान होता है। समुद्र के अंदर भी अर्थक्वेक्स आते हैं और समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। इसमें क्या होता है, समुद्र की जो लहरें होती हैं, जो सी वेव्स होती हैं, वो हाई टाइड्स के साथ उठती हैं और उसके आसपास जो कोस्टल एरियाज़ होती हैं उसमें तबाही मचाती हैं। ठीक है, अब आप देखो कि व्हाट काजेस एन अर्थक्वेक। तो यहाँ पर आपको दिया गया यह अर्थ है, यह अर्थ की अपर सरफेस है और ये नीचे दिया गया है आउटर मोस्ट। ये जो आउटर मोस्ट सरफेस आपको दिख रही है कि ये फ्रेगमेंटेड होती है, सिंगल पीस में नहीं होती। इसमें 2 फ्रेगमेंट होते हैं, 2 खंड होते हैं, इन्हें प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स नाम इन्हें जियोलॉजिस्ट ने दिया है। जियोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो हमारे पृथ्वी के अंदर का जो अर्थ से रिलेटेड जो नेचुरल फिनोमेना है या पृथ्वी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये अर्थ की सरफेस में कांस्टेंट मोशन में रहती हैं, स्थिर मोशन में ही रहती हैं, स्थिर रहती हैं, ठहरी हुई रहती हैं। लेकिन पर ईयर क्या हो रहा है कि ये थोड़ी थोड़ी सी हिलने लगी हैं। और ये जो प्लेट्स अगर हिलती हैं तो क्या होता है, ये आपस में टकराती भी हैं। और इनके टकराने से क्या होता है कि अर्थ की सरफेस का जो टेंशन है, तनाव है, वो बढ़ जाता है और ग्राउंड जो है हिलने लग जाता है। तो हर सेकंड में ग्राउंड हिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये स्ट्रेस होता है, ये जो तनाव होता है ये बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से क्या होता है, ये प्लेट्स में फ्रिक्शन यानी घर्षण प्रोड्यूस हो जाता है और पृथ्वी हमारी हिलने लग जाती है और बिल्डिंगें, इमारतें गिर जाती हैं और इसे अर्थक्वेक कहते हैं। और ये अभी अगर हम बात करें रिसेंट ईयर्स में, तो अर्थक्वेक लातूर में आया था 26 जनवरी 2001 में। और उरी और टैंगधार टाउन है नॉर्थ कश्मीर के, जो कि ये आया था 8 अक्टूबर को 2005 में। सुनामी ये अंडर सी अर्थक्वेक होता है, अभी जस्ट इसके बारे में बताया था मैंने आपको। और ये इंडिया, हम इसके विटनेस हैं। सुनामी आई थी, बहुत तबाही मचाई थी इसने, लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों ही इससे प्रभावित हुई थी। ठीक है, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेज़र कैसे किया जाता है, तो सीज़मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, तीनों चीज़ों को, तो अर्थ की जो दूरी है, दिशा है
और अर्थक्वेक में जो भूकंप की दूरी, दिशा और जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, उसे मेज़र करने का काम सीज़मोग्राफ करता है। और अर्थक्वेक की जो पावर है, मैग्नीट्यूड और पावर है, उसे मेज़र किया जाता है रिक्टर स्केल पर। ठीक है, तो रिक्टर स्केल इस पे दिया गया है और यहाँ पर एक्सप्रेस होता है। और ये रिक्टर स्केल है, ये अर्थक्वेक्स इस पर एक एक्सपोनेंशियल स्केल पर रेटेड रहती है और ये 10 इसका दिया गया है। एक्सपोनेंशियल स्केल इसका है 10। और ये अर्थक्वेक अगर रिक्टर स्केल पर 2 होती है तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है 1 रेटिंग से। और अगर अर्थक्वेक 3 आ रहा है तो वो 100 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है अगर अर्थक्वेक 1 हुआ तो। अर्थक्वेक की रेटिंग 1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर 2 है, 2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर 3 होती है। अर्थक्वेक का जो लेवल 1 है, 1 से लेकर 2.5 तक, यह हर एवरीडे हम ये आता है, यही जो लेवल है ये आता है रिक्टर स्केल पर। और अर्थक्वेक का लेवल अगर 6 होता है तो इससे हैवी फर्नीचर भी हैवी फर्नीचर मूव हो जाते हैं, बट ये इतना डैमेज नहीं करता है। बट अगर अर्थक्वेक का लेवल 8 हो जाता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। और सुनामी जो है इंडिया में आई थी, इसका रीज़न ये था कि जो कैटास्ट्रोफिक अर्थक्वेक आया था और ये 9 में, इसका मैग्नीट्यूड 9 था रिक्टर स्केल पर। और भुज और कश्मीर में अगर हम बात करें, ये मैग्नीट्यूड था 7.5 से ज़्यादा। अब अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्टिव मेजर्स दिए गए हैं। तो बिल्डिंग की जो डिज़ाइन है वो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट से बनाई जाए और ये क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर होना चाहिए और इनके कंसल्टेशन से ही बिल्डिंग बनानी चाहिए। सीज़मिक जोन जो है वो हाई सीज़मिक जोन पर, जहाँ भूकंप के झटके ज़्यादा आते हैं, वो हैवी बिल्डिंगें नहीं बनानी चाहिए और घरों में। और ये ऑब्ज़र्व हो चुका है कि जो पुराने घर जो कि लकड़ियों से बने थे वो ज़्यादा बेटर होते हैं अर्थक्वेक के दौरान एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न बिल्डिंग्स। और पुराने घरों में क्या होता है, जो मिडाइवल टाइम से देखा गया है कि वो ज़्यादा अच्छे घर होते थे, ज़्यादा अच्छी लकड़ियों के बने होते थे और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी जो होती है ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है कंक्रीट और सीमेंट की कंपैरिजन में। और सारी बिल्डिंग्स जो हैं इनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगाना चाहिए। इनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं और जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये जो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, गैस स्टोव वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं, फायर प्रोड्यूस करते हैं। तो भूकंप के दौरान क्या होता है, इनसे ज़्यादा नुकसान होता है और आग भी लग सकती है घर में। तो जो हमारे बिल्डिंग हैं उनमें फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए, ठीक है, जो कि इन आग से लड़ सकें। अब अर्थक्वेक जब आता है, भूकंप जब आता है, तो हमें इंडोर्स रहना चाहिए और जैसे ही झटके आते हैं तो हमें टेबल के नीचे अपना शेल्टर ले लेना चाहिए और कबर्ड्स वगैरह से दूर रहना चाहिए, ये गिर सकते हैं और हमारी डेथ भी हो सकती है। और ग्राउंड फ्लोर जो कि आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो आपको एंट्रेंस खोल देना चाहिए, एंट्रेंस बंद कर देना चाहिए और आपको बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे ही झटके हमें महसूस होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेयर्स के नीचे कभी नहीं उतरना चाहिए। अगर आप स्टेयर्स के नीचे उतर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं और जहाँ तक कोशिश हो कि आप पेड़ियों से नीचे ना उतरें। अगर आप बेड पर हैं तो आप अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अर्थक्वेक के दौरान अगर आप बाहर हैं तो आप क्या करेंगे, हमें पेड़ों के पास नहीं खड़े होना चाहिए क्योंकि पुराने पेड़ों पर बिजली गिरती है और बिजली जब बारिश हो रही तब भी हमें पुराने पेड़ों के पास नहीं खड़े होना चाहिए और भूकंप के झटके पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं भूकंप के झटकों से। और बिल्डिंगों के पास नहीं खड़े होना चाहिए और पावर केबल्स के सामने भी नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है। कार और बस में हैं हम तो हमें धीरे धीरे ड्राइव करना चाहिए और क्लियर और ओपन स्पॉट पे जाके खड़े हो जाना चाहिए और जब तक वेट करना चाहिए जब तक कि झटके बंद ना हो जाए। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर की एक्सरसाइज
टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. तो दोनों को अपोजिट चार्जेस मिल जाते हैं. ऑप्शन बी इसका आंसर है. द ग्लास रोड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज व्हेन रब्ड विद सिल्क क्लॉथ. ठीक है. अब नेक्स्ट है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइटनिंग. लाइटनिंग के पीछे रीजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अर्थक्वेक्स. तो अर्थक्वेक के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स? अर्थक्वेक्स जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स. एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी. इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्जेस होते हैं उनको डिटेक्ट करता है. अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और लाइटनिंग कंडक्टर जो है ऊंची ऊंची इमारतों को सेव करता है लाइटनिंग से. और अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है. और सेस्मिक वेव्स जो होती हैं, ह्यूज वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक्स के दौरान, तो जो भूकंप होता है उसमें सीज्मिक वेव्स होती हैं. और यहाँ पर बात हो रही है दीज आर द ह्यूज वेव्स कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इनसाइड द ओशन. तो इसे टिडल वेव्स कहता है. टिडल वेव्स होता है, सुनामी बोलते हैं इसे.